गुड इवनिंग श्रेया। हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ श्रेया, तुम्हारा जो चैप्टर है वो कवर हो जाएगा इसी मंथ में, ठीक है। ओके सर। हाइड्रोकार्बन, क्योंकि कल काफी कुछ कवर हो गया था तो उसके हिसाब से इजीली कवर हो जा रहा है। हाँ, तुमने कुछ डाउट भी भेजा हुआ श्रेया, भेजा था तुमने, मुझे याद नहीं है, एक मिनट। सर शायद सारे हो गए थे। तो प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज एज फॉलोज। क्या आंसर कर रखा है श्रेया इसका? सर वो जो मैंने उस पे लिखा हुआ था कि SO3H ज्यादा होता है CH C डबल बॉन्ड OH, और फिर नेहा मैम ने भी लिखा भेजा हमें हाँ, कि C। SO3H ज्यादा होता है। सर हमने वो लिखा था ना, COOH लिखा था। एक मिनट, COOH। श्रेया, जो हम लोगों ने लिख रखा है ना, वो स्ट्रिक्टली ऑर्डर में नहीं है। ओके सर। ये टाइप में तो सही है, कि टाइप वाइज तो ठीक है, लेकिन स्ट्रिक्टली ऑर्डर में नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। उन्होंने ऑर्डर सही भेजा है, कोई दिक्कत नहीं है। गुड इवनिंग सर। हाँ जी आयुष, क्या हाल है? मेरा ठीक है सर। क्या कर रहे हो आजकल? पढ़ाई वढ़ाई? सर अरे, पढ़ाई नहीं जो चलती तुम्हारे है। पेपर्स, जो क्वेश्चंस अपलोड हो रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, उसमें ये है कि आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी वाला जो पोल वाला सिस्टम है उसमें कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो आप। जब भी आपको टाइम लगे आप सोल्व कर सकते हैं। सर कहाँ से करना है सर? टेलीग्राम पे मैं डालता रहता हूँ रेगुलरली आयुष। नहीं मतलब वो रिपीटेड कैसे करते हैं? नहीं, उसमें आप जैसे क्विज में अटेम्प्ट करते थे वैसे सिंगल सिंगल क्वेश्चन डाल दिए हैं, तो उसमें टाइम लिमिट नहीं है, उसमें कभी भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, नीचे चारों ऑप्शन में से टिक कर लो। अच्छा, ओके सर। ठीक है। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था? सर पिछले क्लास में आपने एक होमवर्क दिया था। हाँ जी आयुष, देखा वो? सर इंटरनेट पे तो नहीं देखा सर, बट मुझे लग रहा है कि वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड ही है। एंटी एरोमेटिक ही है। चलो, अच्छी बात है आयुष, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसी बात आपको लगती है तो। चलिए, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर लिस्ट स्टेबल, ठीक बात है। यस सर। अब किसी भी कंपाउंड के पास चांस होगा, अगर कोई कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है और उसके पास पॉसिबिलिटी है कि वो नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो प्रिफर करेगा कि नॉन एरोमेटिक में रहे। क्यों आयुष? सर क्वेश्चन क्या है? मैंने एक बोला, आपको एक स्टेटमेंट पास किया कि कोई भी कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है और उसके पास चॉइस है कि वो नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो ऑलवेज प्रीफर करेगा कि कन्वर्ट होके नॉन एरोमेटिक में चला जाए। सर ठीक है। बिकॉज ये उससे होता है ना, आई मीन कि जो एटम होता है उसको अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन
चाहिए नहीं, हो तो ये होते इस तरह से है आयुष, एंटी एरोमेटिक्स आर लीस्ट स्टेबल, इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। तो अगर कहीं पे देखो मानो प्लेनर स्ट्रक्चर होगा तभी एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, यस सर। और मोलिक्यूल के पास चांस है कि वो नॉन प्लेनर में कन्वर्ट हो सकता है, तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ पर ये वाला जो मोलिक्यूल मैंने आपको दिया था आयुष, इसका एग्जिस्टेंस कुछ ऐसे होना चाहिए था, लेकिन होता कैसे है मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसे होना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह ये मॉलिक्यूल इस तरह से एग्जिस्ट करता है। टब जैसा दिख रहा है सर फिर आयुष, भी ये घर में टब स्ट्रक्चर ही होते हैं वैसा दिख रहा है कुछ? सर। घर में जो टब होता है ना, टब, पानी का टब, यस सर। वैसा कुछ दिख रहा है? यस सर। तो इसको बोलते हैं टब शेप्ड स्ट्रक्चर। और टब प्लेनर तो नहीं होता, यस सर। प्लेन में तो नहीं होता पूरा टब। हेलो आयुष, हेलो आयुष, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, थोड़ा सा अजीब चीज है लेकिन बता रहा हूं। जब भी एंटी एरोमेटिक को चांस मिलेगा कि वो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सके, तो वो हमेशा कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रू एंटी एरोमेटिक सिर्फ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हैं। सच में जो एंटी एरोमेटिक है वो कुछ गिने चुने ही स्ट्रक्चर हैं। कौन कौन से? एक ये वाला मैंने आपको बताया था, एक ये वाला, और एक ये वाला। तीन ही स्ट्रक्चर एंटी एरोमेटिक है। उसके बाद वाले जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ना, सब नॉन प्लेनर में कन्वर्ट हो जाते हैं, नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। आयुष देखो, एंटी एरोमेटिसिटी एग्जिस्ट करती है क्योंकि रिंग करंट फ्लो करता है। अब उस रिंग करंट की वजह से अगर कंपाउंड अनस्टेबल हो जाए, अगर वही रिंग करंट कंपाउंड को अनस्टेबल कर देगा, तो फिर उस रिंग करंट को फ्लो कराने की जरूरत क्या है? मॉलिक्यूल कोशिश करेगा कि उस रिंग करंट को मैं खत्म कर दूं। नहीं, वो कोई भी मॉलिक्यूल है, वो ऐसे केस क्यों प्रीफर करेगा जिसमें उसको अनस्टेबिलिटी मिल रही हो? नहीं आयुष, यस सर। होता क्या है कि जो भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना, बड़े साइज वाले, छोटे साइज वाले तो तीनों शो करते हैं एंटी एरोमेटिसिटी, थोड़ा सा भी साइज जब बड़ा करते हैं तो क्या होता है, वो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। मुड़ जाएगा, कोई इधर से मुड़ जाए, कोई इधर से मुड़ जाए, कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाएगा उसमें, प्लेनर नहीं रहेगा। बात समझ आया ओके आयुष? सर। यस सर। तो ये होना चाहिए था क्या? एंटी एरोमेटिक। होता क्या है? नॉन एरोमेटिक। इतनी बात समझ आई? यस सर। यस सर। काफी लोग लेट ज्वाइन किए हैं। आशय, मैंने क्या बताया कुछ समझ आया? अर्नव? मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया। अरे रे, गलत बात है ना अर्नव? नहीं सर, मैं वो देख लूंगा रिकॉर्डिंग, बस स्टार्टिंग 2 मिनट्स का ही है तो मैं देख लूंगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक मॉलिक्यूल दिया था, उसके बारे में पढ़ने को कहा था, याद है? और सर लास्ट क्लास मैंने ज्वाइन नहीं किया था, इसलिए आई थिंक। ओके, लास्ट क्लास भी गायब थे। लास्ट क्लास एक्चुअली सर स्कूल में वाइवा था उस समय। ओके ओके ओके, कैसा गया? अच्छा था, वो फिजिक्स का था। फिजिक्स का था, क्या पूछा? 0 एरर, वैनियस कैलिपर्स में लीस्ट काउंट, और उन्होंने बर्नौलीज इक्वेशन को डिराइव करने के लिए बोला था बस। बहुत बढ़िया, अच्छा पूछा है क्वेश्चंस तो तीनों ही। चलिए, मैं आपको कह रहा था, तो फिर आपको एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक वगैरह कुछ आइडिया नहीं होगा, क्योंकि लास्ट क्लास आपने एब्सेंट थे तो पता नहीं होगा शायद कुछ भी। नहीं? थोड़ा सा आइडिया है, क्या? थोड़ा सा आइडिया है क्योंकि वो एनसीईआरटी से भी किया हुआ था तो। ओके, चलो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं अर्नव, या फिर आप एक बार वो लेक्चर देख ही लेना, क्योंकि काफी कुछ है, हाँ, ठीक तो एक बार देख लेना। यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट आता जाएगा मैं बताता जाऊंगा आपसे।
ठीक है। अभी अपने बस प्रणव ज्वाइन करना बचा है। चलिए, तो लास्ट क्लास के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ तक आ गए थे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस ऑन बेसिक एंड एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या इफेक्ट आता है देखते हैं। आपको इन दोनों कंपाउंड्स में एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। दो कंपाउंड्स मैं आपके सामने लिखूंगा, आपने दोनों जगह एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। दोनों जगह आपको एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। बताइए क्या क्या होगा। सर ये सेम ही तो है। अरे सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक, सॉरी। हाँ, अब कीजिए, अब ट्राई कीजिए। सर फर्स्ट वन। क्या फर्स्ट वन ज्यादा एसिडिक होगा कम एसिडिक होगा? ज्यादा। ज्यादा। पार्थ का आंसर तो उल्टा है। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करते हैं? सर सेम ही है पार्थ। देखो भाई, कहीं पे मिस्टेक कर रहे हो। सर आंसर सेकंड है क्या? आंसर ज्यादा एसिडिक होगा फर्स्ट वाला। इसको अगर 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, तो 1 इज मोर एसिडिक देन 2। वाई? तो 2 तो नहीं है, ये तो 1 है। चलिए बताइए। सर इसमें ये NO2 विथड्रॉइंग ग्रुप है। NO2 विथड्रॉइंग ग्रुप है। देखिए होता क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ जब भी कंपेयर करेंगे तो पहला क्राइटेरिया क्या? रिमूव हाइड्रोजन एंड फाइंड conjugate बेस। यहां पर हाइड्रोजन रिमूव करने पर conjugate बेस कैसा बनेगा? O माइनस N डबल बॉन्ड O माइनस और यहां पे प्लस चार्ज, ऐसा conjugate बेस आएगा। और दूसरे वाले का कैसे आएगा? सर उसमें NO2 हट जाएगा, सिर्फ O माइनस। सिर्फ NO2 हट जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, O माइनस का नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा, रेजोनेंस शो करेगा। ओके, ये डबल बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट करेगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट करेगा, और ये वाला डबल बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट करेगा। बहुत सारा दिखाया है आपको। देखिए,
सारे डबल बॉन्ड्स को मैं चेंज करता जा रहा हूं लगातार। ध्यान से देखिएगा, एक के बाद एक चेंज हुए जा रहे हैं। क्या बन जाएगा आपके पास? स्ट्रक्चर कुछ नया ऐसा बन जाएगा। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपका ऑब्टेन हो जाएगा। देखिए, बताइए भाई, ऐसा स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा नहीं होगा? होगा। यस सर। होगा। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये रिस्पॉन्सिबल है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए। कैसे? अगर आप सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से आएंगे। मैं एक एक करके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं। थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन आप लोगों के लिए जरूरी भी है। थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, लेकिन मैं ए टू जेड सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं। इसी में नेगेटिव चार्ज को आप वापस ले आए। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, उससे नेक्स्ट देखिए।
देखिए ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हैं। इसमें बहुत सारे लोगों को कुछ कुछ डाउट्स आ रहे होंगे, बताओ क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं। अरे बताइए, कुछ डाउट्स तो बताइए, कुछ तो आए होंगे। आयुष कोई डाउट नहीं आया इतने पार्ट में? नो सर। तो ये सारे ड्रॉ कर लीजिए, प्रैक्टिस भी करना है घर पे, ओके सर। क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगा। हुआ? यहां पर आपको सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने बना के दिखाए। आपका कॉपी हो गया क्या सबका? यस। मेरा हो गया सर। किसी का बचा हुआ है? अरे बता दीजिए किसी का बचा हुआ है तो। आशय? नो सर। चलो बढ़िया है। सेकंड वाले के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको बनाने आते हैं, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फटाफट देख लीजिए। कहाँ गया? ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स सेकंड वाले के मैंने बना दिए आपके सामने। हुआ कैसे कैसे है? ये इलेक्ट्रॉन पेयर नीचे आया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट कर गए,
ये इलेक्ट्रॉन पेयर नीचे आया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट कर गए। ये इलेक्ट्रॉन पेयर नीचे आया, इस इलेक्ट्रॉन, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट कर गए, और ये नीचे आया वापस से, इसके इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट कर गए। देखिए, इसमें कोई डाउट? बोलिए भाई, इसमें कुछ डाउट है क्या? नो सर। नहीं है। तो NO2 वाले में नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ज्यादा जगह पर नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। जो चार्ज है, कोई भी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों चार्जेस में से कोई भी एक चार्ज है, वो जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कंपाउंड यूजुअली उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो एक फंडा लिख लो, मोर इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। More is the distribution of charge, more will be the stability. बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखनी है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आती जाएगी। बात समझ आया? यस तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो गई? NO2 वाले की। NO2 वाले की। NO2 वाले की ज्यादा स्टेबिलिटी हो गई, तो ज्यादा कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल, उतना ज्यादा एसिडिटी। यही एक फंडा बताया था आपको। यस सर। तो NO2 वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इतनी बात ठीक है? यस सर। चलिए इस क्वेश्चन को और ट्विस्ट करते हैं थोड़ा सा। बाकी सब कुछ मैं सेम रख रहा हूं, बस सेकंड कंपाउंड चेंज कर देते हैं। कंपाउंड ही चेंज कर देते हैं, सेकंड वाला। सेकंड कंपाउंड में हटाकर आपके सामने ये लिख देता हूं, एक मिनट। CH3COOH। अब ट्राई कीजिए, इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा। एक मिनट देना, ये भी मैं साथ साथ हटा ही देता हूं। चलिए, इन दोनों में आपको बताना है कौन ज्यादा एसिडिक होगा। यहां से आप NO2 ग्रुप को हटा भी सकते हैं, थोड़ा और इजी करने के लिए। थोड़ा मुश्किल हो रहा हो तो मैं NO2 ग्रुप को यहां से हटा देता हूं। सर NO2 को हटा देंगे तो CH3COOH का होगा ज्यादा। क्यों भाई, क्यों आयुष? सर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है ना। ज्यादा कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा? ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो जाएगा आयुष? एक बार कॉन्जुगेट बेस बनाओ, उनकी स्टेबिलिटी देखो, जल्दी 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 से देखो। एक सेकंड।
सर इसमें ये एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्यों? सर इस पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे है, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, और उसके ऊपर वो कार्बन पे चला जाएगा। ठीक है, तो आंसर तो एसिटिक एसिड है। अब डाउट श्रेया को तो आया ही आया होगा। सर एक बार रिपीट करेंगे क्या? आंसर एसिटिक एसिड है। आप मुझे बताओ कि आपको समझ आया या नहीं। तो मेरे को नहीं समझा। नहीं समझ आया ना? नहीं देखो नहीं, मैं श्रेया, सुना ही नहीं। ओके, आंसर एसिटिक एसिड है। श्रेया, आपको आइडिया लगाना है लॉजिक क्या होगा। आपको लॉजिक का आइडिया लगाना है। सर मैं ठीक तो था सर। क्या? सर मैंने ठीक ही तो बोला था। हाँ, तुमने सही बोला था, पर तुम लॉजिक नहीं दे पाए। वही चीज मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले आप कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे दोनों के। दोनों के सबसे पहले आप कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। ठीक है, इन कॉन्जुगेट बेस में से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी ये देखना है। जो कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने अभी अभी बनाए आपके लिए। ये मैंने इसका कॉन्जुगेट बेस आपके लिए बनाया। तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके इसके दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब मुझे बताइए कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा नेगेटिव चार्ज। किसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा। सर हाँ जी, सर हाँ जी, बोलिए। सर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट में ज्यादा नहीं होगा? फर्स्ट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होना चाहिए, है ना? यस सर। यही पॉइंट तो मैं पूछना चाह रहा था श्रेया। यस सर। सर तो फर्स्ट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा लग रहा है। सर उसमें सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं। उसमें सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं। ये क्या बात हुई? चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सर इसका तो एक्सप्लेन कर दीजिए सर। हाँ, इसी के लिए एग्जांपल देता हूँ। अच्छा। आयुष, मान लो
मान लो अनिल अंबानी, या एक सिचुएशन आपने देखा होगा, अनिल अंबानी का सारा पैसा डूब गया था, कंपनी सारी बंद हो गई थी। अच्छा, ये पॉसिबल है क्या सर? हुआ था, अनिल अंबानी, अनिल अंबानी अच्छा, जो छोटा वाला भाई है, उसका सारा पैसा डूब गया था। ओके सर। वो अभी डेब्ट में चल रहा है पूरा। तो उसको जेल जाने की नौबत आ गई, उसको हेल्प की जरूरत थी। हाँ जी सर। तो उसको हेल्प की जरूरत थी, तो क्या आप जाके हेल्प कर सकते हो, आप या मैं? नहीं सर। कौन हेल्प करेगा? मुकेश अंबानी जाके हेल्प करेगा, यस सर। क्योंकि मुकेश अंबानी थोड़ा भी हेल्प करेगा तो उसका बहुत हो जाएगा। यस सर। तो यहां पर हो क्या रहा है, देखो यहां पर कार्बन हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। कार्बन ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने में उतनी अच्छी हेल्प नहीं कर पाएगा जितना दूसरा ऑक्सीजन एटम हेल्प कर सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन की टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की। परफेक्ट। अच्छा तो सर, ये कार्बन कुछ थोड़ा बहुत तो हेल्प कर देगा लेकिन ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। फर्स्ट केस की बात हो जाए कि सेकंड? फर्स्ट केस की। अच्छा, ओके फर्स्ट सर। केस में अगर आप देखोगे तो नेगेटिव चार्ज तीनों बार, जो तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसमें कार्बन पर आ रहा है, ऑक्सीजन यस से सर। शिफ्ट करके नेगेटिव चार्ज कार्बन पर जा रहा है। यस क्या सर। वो तीनों स्ट्रक्चर्स पहले स्ट्रक्चर कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होंगे? क्योंकि मैंने क्या कहा था, स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन उसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। यस सर। रेजोनेंस हाइब्रिड में स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। परफेक्ट। यस सर। सो अगर स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा तो होगा क्या, इन तीनों स्ट्रक्चर्स में दो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा है लेकिन स्टेबिलिटी इसी की ज्यादा है। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो 4 हैं लेकिन स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इसी की है। परफेक्ट। यहां पर दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं सेकंड केस में, सिर्फ दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं लेकिन दोनों का कंट्रीब्यूशन 50-50% है। नहीं आयुष? यस सर। तो इसमें क्या होगा, इस तरह से समझ सकते हो कि ये 0.75% रहा, या 75% ये वाला रहा। 75 करोगे, 85% ये वाला स्ट्रक्चर है, 5% ये वाला है, 5% ये वाला है, 5% ये वाला है। इस तरह से समझ सकते हो रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन। हाँ जी, ऐसे समझ सकते हो कि रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है उसका मैक्सिमम रहेगा, बाकी तीनों का बहुत कम, क्योंकि बाकी तीनों में नेगेटिव चार्ज कार्बन पर जा रहा है जो कि अनस्टेबल हो जाएगा। आया बात समझ में? तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को ही होल्ड करना पड़ रहा है जो कि अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर देगा। समझा सर। जबकि सेकंड वाले में नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वहां पर ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नेगेटिव चार्ज अगर ऑक्सीजन के साथ डिस्ट्रीब्यूशन में है तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सर, और वही अगर पहले वाले केस में NO2 होता तो? हाँ, वहां पर देखो एक स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे चला जाता यस सर। तो स्टेबिलिटी काफी बढ़ जाती।
सर तो उसमें अगर ये NO2 वाला ग्रुप होता तो उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती। बिल्कुल सही बात है। समझे? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। इसको मैं हटा दूं? इतनी सर लेट एक सेकेंड किसने सर, ज्वाइन किया है? कॉपी कर रहा। इसको एक बार कॉपी कर लो। यस सर। अभी किसने ज्वाइन किया है लेटेस्ट में? चलिए कोई बात नहीं। जैसे ही कॉपी हो जाए बता देना। हो गया सर। चलिए ठीक है। उसके बाद मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, जहां तक आपका हो गया होगा। इस आखिरी कॉन्सेप्ट का नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। This is also known as no bond resonance. This is also known as no bond resonance. Also इसका एक और नाम है नाथन बेकर इफेक्ट। नाथन बेकर इफेक्ट, तीन नाम हैं इसके। और ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन मीनिंग वर्ड और कहीं यूज हुआ था रेजोनेंस के अंदर, शायद आपको याद हो, ऑफ कॉन्जुगेटेड CH sigma bonds
sigma electrons, CH sigma electrons with pi bond or positive charge और फ्री रेडिकल। एक बार मैं आपको समझाऊंगा, अभी डेफिनेशन एक बार लिख लीजिए। इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन और एच इफेक्ट। सर आपने बोला इसके 3 नाम है ना? हाँ सर एक हो गया नो बॉन्ड रेजोनेंस, एक हो गया नेथन बेकर इफेक्ट, और एक और। हाइपर कॉन्जुगेशन। अच्छा वैसे delocalization of conjugated CH sigma electrons with pi bond or positive charge or free radical is called hyperconjugation or H effect। ये लिख लो, जैसे ही बता देना। एक वर्ड और है, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ये सारे के सारे इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, मेसोमेरिक, ये सारे के सारे परमानेंट इफेक्ट हैं। हुआ भाई इतना? आई अज्यूम कि लिख लिया होगा आपने। मैं अब आपको हाइपर कॉन्जुगेशन समझाने की कोशिश करता हूं। अब डेफिनेशन लिखवाई थी, अब समझाते हैं। मानिए आपके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, ओके। इसके साइड में CH3 ग्रुप लगा हुआ है। CH3 ग्रुप इसके साइड में मैंने लगा रखा है। हाइपर कॉन्जुगेशन में हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाइज ब्रेक कर जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विल ब्रेक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाइज। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके अकॉर्डिंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। जैसे ऐसे दिखाएं, कार्बन पर माइनस चार्ज जनरेट हो जाएगा। माइनस चार्ज कैसे?
इसका ऑर्बिटल, और ये बेचारा हाइड्रोजन जो अलग हो गया है, इसका s ऑर्बिटल, ये फिल्ड ऑर्बिटल है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। सर लोन पेयर है ये? हाँ जी, सर तो 4 लोन पेयर कैसे होंगे? हाइड्रोजन का एक ही तो एक्स्ट्रा बनेगा। 4 लोन पेयर। सर इधर तो 2 लोन पेयर अब आपने दिखाया ना। सर वो लोन पे में पॉजिटिव चार्ज है ऊपर वाले पे। बताता हूँ, वो लोन पेयर नहीं है, 1 मिनट दो मुझे। वो लोन पेयर एक्चुअली है नहीं, वो वैकेंट ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल है, जिसमें कुछ नहीं है, खाली ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, कार्बोकैटायन है वो, पॉजिटिव चार्ज है जिसको कार्बोकैटायन कहा जाता है। अब हुआ क्या है, मैंने यहां पर एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को उठाया, ये वाला बॉन्ड मैं मार्क कर रहा हूं, और एक ये वाला बॉन्ड मैंने उठाया और इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाइज ब्रेक कर दिया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाइज ब्रेक किया तो हाइड्रोजन को अलग कर दिया, ये H प्लस की फॉर्म में बाहर हो गया, इसका s ऑर्बिटल होगा, H प्लस की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। ये इसके p ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग कर रहा था, तो ये जो p ऑर्बिटल है ये फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, दिख रहा है आपको? ये जो आपका p ऑर्बिटल है ये फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है। अब इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर, जबकि यहां पर 0 इलेक्ट्रॉन है। नहीं, मैंने स्ट्रक्चर कुछ ऐसा लिया था कि ओरिजिनली आपके पास एक ऑर्बिटल खाली ऑर्बिटल था जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, 0 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब इस कंपाउंड का यहां पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो मैं क्या कहूंगा, अनस्टेबल हो जाएगा। यस सर। तो ये कंपाउंड आपका अनस्टेबल है यहां पर इस ऑक्टेट इनकम्प्लीट की वजह से। अब साइड वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से हाइड्रोजन H प्लस अलग कर दिया, और जो कार्बन है उस पे क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये बेसिकली जो नेगेटिव चार्ज है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये फील्ड ऑर्बिटल, ये जो नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है फील्ड ऑर्बिटल। क्या? ये वाला भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है? हाँ, ये उसी का स्ट्रक्चर बनाया श्रेया, ऊपर वाले का ही। सर नीचे वाला किस फॉर्म का स्ट्रक्चर है ऊपर वाले का? 1 मिनट देना, मैं इसको उठा के पूरा कर देता हूँ। ओके, हाँ श्रेया, अब इन दोनों को मैंने अलग कर दिया। अब देखिए, ऊपर वाले के अंदर आपका जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आप उठा सकते हैं। मैं ये वाला उठा रहा हूं, देखो मैं सारों को एक बार रीड्रॉ कर रहा हूं। और ये वाले को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, देखो
ऐसे ही होगा। ठीक है क्या? यस सर। सर ये क्या बनाया सर? ये मैंने CH3 के अंदर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर दिखा दिया आयुष। यहां पर आपका क्या किया मैंने, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड था उसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है। दिखाई दिया कुछ? यस सर। तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में कार्बन के पास p ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल है, दोनों मिलके एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। देखो याद करो एटॉमिक स्ट्रक्चर, यस सर। केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मैंने कहा था बड़े ध्यान से पढ़ना। तो यहां पर क्या हुआ है, इस बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया तो H+ मैंने अलग कर दिया यहां से। ब्रेक कैसे किया? यहां पर क्या किया आयुष, मैंने हाइपोथेटिकल ब्रेकिंग की है। हाइपोथेटिकल क्या, मैंने मन मन में सोच लिया कि ब्रेक होगा तो क्या होगा। मैंने अपने मन में ही सोच लिया कि क्या होगा। सर तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। मतलब अपने को देखने में लगता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट ऑर्बिटल क्या है, क्लाउड है आयुष, ये एक क्लाउड ही होता है ऑर्बिटल। यस सर। तो ये कभी यहां से अलग होके इस तरफ भी जा सकता है, यस सर। यहां से इस तरफ चला जाए। तो दिखाता हूं होता क्या है एक्चुअली। तो पहले कुछ देर के लिए अज्यूम करो कि ये क्लाउड थोड़ा सा शिफ्ट कर गया, हाइड्रोजन को अलग कर दिया इसने। ओके सर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, साइड वाले कार्बन पर पॉजिटिव, इस कार्बन पर नेगेटिव, क्या दोनों में किसी तरह की कोई बॉन्डिंग हो सकती है? सर बॉन्डिंग तो हो सकती है सर, बट कैसे होगी वही है ना? हाँ हो तो सकती है, इतना तो मानते हो? यस सर। इतने में तो श्योर हो कि कोई बॉन्डिंग हो सकती है? सर बिकॉज इस साइड प्लस है उस साइड माइनस है तो ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, बात समझ गए। तो ऑब्वियसली अट्रैक्ट नहीं करेंगे, दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन सकता है, पाई बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड कह रहा हूं, दोनों बीच में एक पाई बॉन्ड बन सकता है। यस सर। कैसे बन सकता है देखिए, ऐसे दोनों बीच में पाई बॉन्ड बन सकता है आयुष, और H+ अलग पड़ा रहे। सर नीचे वाले में क्यों बनेगा? भाई ये एक ही ऑर्बिटल है ना आयुष। अच्छा वो अंडरस्टूड सर। ये है तो एक ही ऑर्बिटल, यस सर। लोब दो हैं लेकिन ऑर्बिटल तो एक ही है। तो ये हो सकता है। अगर ये बात आपकी हो सकती है तो आप एक और चीज देखिए, क्या इसको मैं एक तरह से रेजोनेंस बोल सकता हूं, कि कभी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ले, कभी साइड वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना ले। नहीं आयुष? सर बट हमने हाइड्रोजन को तो अलग कर दिया ना? वापिस जोड़ देते हैं, सारे स्ट्रक्चर रिटर्न बैक कर लो। अच्छा हाँ हाँ सर, तो वी कैन से दैट दे आर शोइंग रेजोनेंस। लेकिन एक्चुअली रेजोनेंस भी नहीं है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा है, रेजोनेंस में तो पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करते थे। यस सर। तो नाम कुछ अलग देना पड़ेगा। अच्छा तो इसीलिए हाइपर कॉन्जुगेशन।
इस वजह से नाम क्या हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। सर तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ टाइप ऑफ रेजोनेंस ओनली, राइट? हाई नाम थोड़ा सा अलग रहेगा और इसकी सर इफेक्टिवनेस बहुत कम होगी एज कंपेयर टू रेजोनेंस। इफेक्टिवनेस रेजोनेंस के कंपैरिजन में काफी कम होगी। रेजोनेंस की इफेक्टिवनेस, हाँ श्रेया बोलो। सर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह नहीं सिमिलर है कि मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह से मिल रहे हैं? हाँ पर बन तो पाई बॉन्ड ही रहा है श्रेया, बिल्कुल ठीक बात है तुम्हारी। हाँ अब मैंने क्या कहा था, कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट बॉन्ड को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते एक बार बॉन्डिंग हो जाती है तो। एक बार बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए तो उसके बाद कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट बॉन्ड को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। याद करो। भूल गए श्रेया? यस सर। तो देखो, मैंने जो कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल देके शुरू किया था, वो ये कहा था कि NH3 और H+ का बॉन्ड बना के दिखाया था आपको। हाँ हाँ यस सर। और मैंने ये कहा था कि इसमें दो रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल होती हैं, एक ये वाली और दूसरी रिप्रेजेंटेशन होती है श्रेया ये वाली। और मैंने ये भी कहा था कि दूसरी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी बेटर है। याद आया? सर हाँ श्रेया का क्वेश्चन क्या था? श्रेया का था कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट मतलब इसको नॉर्मल कोवेलेंट तरह क्यों दिखा रखा है। अच्छा तो श्रेया सेकंड रिप्रेजेंटेशन आपका करेक्ट, ज्यादा करेक्ट बोला था मैंने, क्योंकि एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाए तो सारे बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ सब बराबर हो जाती है। यस सर, हाँ बोला था, ये तो बताया था। तो यहाँ भी वैसे ही हो रहा है, एक बार बनने के बाद आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। बना किस वे में हो सकता है एक एक इलेक्ट्रॉन होता तो भी ऐसे ही बॉन्ड बनता, और एक साइड से दोनों आए तो भी ऐसे ही बनेगा। यस सर। चार्ज किसी पर कोई आएगा नहीं, क्योंकि डोनर साइड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पॉजिटिव आना चाहिए, तो नेट मिला के न्यूट्रल हो जाएगा। और एक्सेप्टर साइड पर पॉजिटिव साइड चार्ज है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन बाद इस पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके न्यूट्रल हो जाएंगे, दोनों साइड कोई चार्ज नहीं आएगा। भाई एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, दोनों आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, यस सर, ये बात है। समझा। समझे? हाँ तो कि वो हाई उसी का फॉर्म है और मोर स्टेबल और बेटर फॉर्म है। क्या? मतलब कि ये उसी का एक फॉर्म है जो ज्यादा स्टेबल और बेटर है। हाँ, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ही फॉर्म है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, और वो थोड़ा सा बेटर तरीका है, बेटर वे है। ठीक है। अब आपको नेक्स्ट बात बताते हैं, एक सेकंड रुकना। हाँ जी, तो यहां पर मैं आपको बता रहा था कि हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्टिवनेस रेजोनेंस से कम होता है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट से इसका इफेक्टिवनेस ज्यादा होता है। सो यहां पर आप एक ऑर्डर सेट कर सकते हैं। इतना आपने कॉपी कर लिया जो मैंने बनाया है?
सर कौन सा इफेक्टिवनेस कम होता है और कौन सा बड़ा होता है? मैं कह रहा था कि हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्टिवनेस रेजोनेंस से कम होता है जबकि इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्टिवनेस रेजोनेंस से कम होता है जबकि इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा होता है। यस सर, लिख लिया। लिख लिया? यस सर। चलिए मैं आपके सामने एक चीज रखता हूं, आप कोशिश कीजिएगा। आपको बताना है इन तीन कार्बोकेटाइन में कौन सा ज्यादा स्टेबल है। CH3, CH2 प्लस चार्ज, सर एक ऐसा ही क्वेश्चन क्विज में भी था ना? हाँ जी। इन तीनों कंपाउंड में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, इसको 1, इसको 2, इसको 3। कीजिए ट्राई। सर स्टेबिलिटी वैसी सेम तरीके से करनी है ना जैसे हम रेजोनेंस के लिए कर रहे थे? क्या? सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। सेकंड, फर्स्ट, देन थर्ड। थर्ड। ठीक तो है। सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। सेकंड, थर्ड, देन फर्स्ट। अब आगे डाउट? सर मैं पहले स्टेप में अटक गया हूँ। कैसे करना है? स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में? आयुष, जितना ज्यादा रेजोनेंस होता है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अच्छा ओके सर, अब मैं करता हूँ। सर 3, 2, 1। 3, 2, 1। श्रेया, आपका क्या आंसर है? कर ही रही हूँ।
बताइए भाई, श्रेया अब तो हुआ होगा। सर आंसर क्या है? तो 2 1 आंसर और इज 2 is greater than 1 is greater than 3। तो मैंने बोला भी। हाँ जी। सर इसमें भी कॉन्जुगेट बेस ही लेना था ना? नहीं आयुष, अर्नव आपकी आवाज नहीं आ रही है। यहां पर क्या देखना है आयुष, जितने ज्यादा हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे उतनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगी। ओके, लेकिन हाइड्रोजन कौन सा? साइड वाले कार्बन का हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन का नाम होता है अल्फा हाइड्रोजन। जो साइड वाले कार्बन पर हाइड्रोजन होता है उसका नाम होता है अल्फा हाइड्रोजन। साइड वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है उसका नाम होगा अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है और यहां पर देखोगे तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है। सर 3 नहीं होगा? नहीं आयुष, सिर्फ साइड वाले कार्बन पर देखने हैं। अच्छा, जिसमें प्लस या माइनस चार्ज है उसके साइड वाले। हाँ जी। ओके। तो इतनी बात आपको समझ में आई? और देखिए, मैं कुछ और बताता हूं आपको। यहां देखिए, पहली चीज मैंने पॉजिटिव चार्ज से आपको दिखाया। अब मैं आपको दिखाता हूं पाई बॉन्ड एंड सी एच बॉन्ड के बीच में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होती है। तो ये कैसे होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। CH3, मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट वे में लिखता जाऊंगा, आप देखते जाइए।
अब देखिए यहां पर क्या होगा, ये इसके साथ रेजोनेंस दिखाए तो क्या हो सकता है, ऐसे सारे स्ट्रक्चर रिटर्न बैक भी हो सकते हैं। मैंने क्या किया यहां पर आयुष, मैंने यहां पर पाई बॉन्ड के साथ इस नेगेटिव चार्ज की रेजोनेंस दिखाई है, दिखा सकता हूं ऐसे। यस सर। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर भी रेजोन एक टाइप से हाइपर कॉन्जुगेशन हुई है सी एच बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड की हाइपर कॉन्जुगेशन है। और H प्लस चुपचाप अपना ऊपर पड़ा हुआ है। ये एक बार ड्रॉ कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बताता हूं। जैसे ही ड्रॉ हो जाए बता देना मुझे। ड्रॉ हुआ क्या आपका? अरे कुछ तो बोलिए। हो गया सर। हो गया है, बहुत बढ़िया। तो इसकी वजह से भी स्टेबिलिटी बढ़ती है, देखिए कैसे।
इन तीनों में स्टेबिलिटी कंपेयर कीजिए। सर स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। हाँ, ओके सर। सर आंसर 213 है। आंसर 213। मैं 1 2 3 मार्क कर देता हूँ, आप एक बार देखिए। अब बताइए। सर 312। 312। आयुष का आंसर है 3 1 फिर 2। बाकी लोग बताइए। पार्थ का है 1 3 2। 132। 132। 1 3 2 के लिए 2 वोट हो गए। वन थ्री टू के लिए और भी कोई वोट है क्या? The answer is 1 3 2। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने हैं। यहां 3 3 3 3 12 अल्फा हाइड्रोजन है। 12 अल्फा हाइड्रोजन होंगे यहां पर। ओ सर समझा। यहां पर कितने? 6 अल्फा हाइड्रोजन। सर और सेकंड वाले के लिए 0 अल्फा है ना? सेकंड वाले के लिए 0 अल्फा हाइड्रोजन।
सो यहां पर आपका ऑर्डर सेट हुआ। वन थ्री टू। चलिए, अगर आपका ये ऑर्डर सेट हो गया तो बहुत अच्छी बात है। नो 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 श्रेया, 0 अल्फा हाइड्रोजन मतलब स्टेबिलिटी थोड़ा कम है। एग्जिस्ट करेगा, बड़े अच्छे से एग्जिस्ट करेगा। ओके। किसी कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझे? यस सर। बहुत ही गलत इंटरप्रिटेशन था। चलिए, इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कराने जा रहा हूं। वो क्या है, ये नेक्स्ट क्लास से शुरू करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। फिर वहां से हम लोग कंटिन्यू कर जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आई जितनी आज तक बताई है? यस सर। हाँ श्रेया बोलो। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल तो किया था ना हमने। कर लिया क्या? बहुत बढ़िया, अगर कर रखा है तो। हाँ, उसमें ये लिखा था ना कि मतलब इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, लुईस बेस होते हैं। चलो बहुत अच्छा है, अगर बता रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर हम लोग हाइड्रोकार्बन शुरू कर सकते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन पर मैं एक असाइनमेंट भेजने मतलब क्वेश्चंस में डालने वाला हूँ रेगुलरली, तो आपको सोल्व करने हैं। टेलीग्राम पर मैं रेगुलरली क्वेश्चंस पोस्ट कर रहा हूँ, आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, टाइम लिमिट नहीं है। ओके सर। ओके, यस सर। गुड नाइट एवरीवन। श्रेया, कुछ डाउट्स बचे हुए थे? श्रेया, कुछ डाउट तो नहीं बचे हुए थे? ठीक है। थैंक यू सर। गुड नाइट सर।